तो आज इस वीडियो में हम जो है वो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, किसके ऊपर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि हम क्लास 12th की जो बुक है NCERT कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हम डिटेल्ड में समझ रहे हैं। चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CUT UG की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये जो लेक्चर है वो बेस्ट है। इससे पहले हमने जो है वो द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जो कि आपकी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है उसका पहला चैप्टर है, उसके बाद अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियो में हमने जो है डिटेल्ड में सब कुछ, जितना कुछ आपके NCERT में दिया गया है उसको बहुत ही बारीकी से डिटेल्ड में समझा है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से हो या फिर CUT के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से हो, दोनों को ही हमने बहुत अच्छे से समझा है। आज इस लेक्चर में जो है हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब ये जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में साउथ एशिया क्या है, या फिर ये साउथ एशिया कहाँ पर लोकेटेड करता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये आपको स्क्रीन पर मैप नज़र आ रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप है पूरा। अब इस वर्ल्ड मैप के अंदर जो है हमारे पूरे वर्ल्ड को ऐसे बांटा गया है, 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है। अब ये जो साउथ एशिया है वो यहाँ पर लोकेटेड करता है, एशिया का जो साउथ एरिया है उसमें। अब ऐसा भी नहीं है कि साउथ एशिया के अंदर या फिर साउथ के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सब को जो है वो साउथ एशिया बोला जाता है, नहीं। साउथ एशिया जो है केवल इतने एरिया को कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ एशिया का हिस्सा है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप इस मैप में देख सकते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और इधर अफ़गानिस्तान, भूटान। ये वो तमाम 8 कंट्रीज़ हैं जो कि किसका पार्ट है, हमारे साउथ एशिया का पार्ट है। अब ये जो चैप्टर है हमारा वो पूरी तरीके से हम इसी कंट्रीज़ के ऊपर हमें पढ़ना है, एक एक चीज़ को हमें डिटेल्ड में समझना है कि ये कंट्रीज़ के फीचर क्या हैं, ये कंट्री कैसे जो है वर्ल्ड के अंदर अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखती है, और इन कंट्रीज़ के बीच में कैसे इनके रिलेशन रहे हैं, उन सबको हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ साउथ एशिया। आखिरकार ये जो साउथ एशिया है ये क्या है। तो साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड द कंट्रीज़, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे पहले यही जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ एशिया के पार्ट थे, लेकिन एक ट्रीटी होती है 2014 में, और 2014 में अफ़गानिस्तान को भी साउथ एशिया का जो है वो हिस्सा बनाया जाता है। यानी अब आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा कब बना, या साउथ एशिया का पार्ट कब बना। तो आप इसको दिमाग में बिठा लें कि 2014 में जो है वो अफ़गानिस्तान को साउथ एशिया का हिस्सा बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 8 कंट्रीज़ हैं। कितनी, 8 कंट्रीज़। पहले इसके अंदर 7 थी, लेकिन जब 2014 में किसे जोड़ लिया गया, अफ़गानिस्तान को भी इसका हिस्सा बना दिया गया, और अब टोटल कितने हैं, अभी टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, और ये 8 के 8 जो हैं वो साउथ एशिया के पार्ट हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, वेस्ट इंडियन ओशियन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। बेसिकली यहाँ पर हिमालय, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इनकी बात की जा रही है कि अगर हम नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में देखें तो ये कहाँ से चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है। अब यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बीच में कैसा फीचर है, या यहाँ पर कैसा यहाँ का जो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। तो इंडिया और श्रीलंका, बेसिकली ये और यहाँ पर
इसकी बात की जा रही है। इंडिया और श्रीलंका जो है वो अपने इंडिपेंडेंस से ही किसको अपनाया, इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। डेमोक्रेसी को अपनाया, जब ये इंडिपेंडेंस हुए तभी से यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी को सीधे सीधे अपनाया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, कौन सा, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। अब स्टार्टिंग में जो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये एक ही थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 में जो है वो वॉर होता है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जिसमें जो है बांग्लादेश का निर्माण होता है, जिसमें पाकिस्तान को हराया जाता है बहुत बुरी तरीके से, और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो है वो बांग्लादेश बनकर सामने आता है। ये यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, यहाँ पर मिलिट्री रूल था सबसे पहले, लेकिन बाद में यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई। इसके अलावा भूटान और नेपाल, भूटान और ये नेपाल, इसके अंदर क्या था, सबसे पहले मोनार्की सिस्टम यहाँ पर मौजूद था, यानी कि राजतंत्र था, राजा जो है वो यहाँ पर शासन करते थे। लेकिन बाद में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अपनाया गया, यानी बाद में जो है यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को अपनाया गया, यानी बाद में यहाँ पर भी डेमोक्रेसी को अपनाया गया। लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो मोनार्की सिस्टम चल रहा था। अगर मालदीव की बात करें, ये वाला पोर्शन, ये मालदीव में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है और डेमोक्रेसी भी यहाँ पर मौजूद है, यानी कोई सिंगल पार्टी नहीं है जो है यहाँ पर, डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में भी जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम मौजूद है, कि कोई एक पार्टी नहीं है डोमिनेंस करने के लिए, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेसी है, जिस पार्टी की को जो है वो अधिक वोट मिलते हैं वो पार्टी जो है अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अब अगली लाइन ये बताई गई है कि साउथ एशिया के जो लोग हैं वो जनरली सपोर्ट करते हैं किसकी, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ये जो साउथ कंट्री के लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ना तो मोनार्की हो ना तो मिलिट्री सिस्टम हो। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी ही आए हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ के जो लीडर हैं वो समय समय पर एक तख्ता पलट करते रहते हैं, और कई बार मोनार्की आती है, कई बार जो है मिलिट्री सिस्टम आता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसको हम डिटेल में जो है वो आगे कवर करेंगे। अब हम सबसे पहले हम पाकिस्तान को समझते हैं। आप समझ रहे हैं ये पाकिस्तान, हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक यही दिया गया है, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है यहाँ पर कैसे कैसे जो है मिलिट्री शासन था और कैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने का प्रयास किया गया, और क्या वजह रहे, क्या कारण है जिस वजह से जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आई या फिर नहीं आ सकी, उसको हम समझते हैं। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, जनरल आयूब खान टू कमांड। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया और इसको लागू किया गया, तो उसके जनरल कौन, आयूब खान ने कमांड को संभाला। बट ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द अनादर मिलिट्री लीडर, उनका नाम था जनरल याहूब खान। इनके द्वारा इनको सत्ता से या मिलिट्री रूल से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो आयूब खान थे उनके रूल से यहाँ की जो जनता थी वो डिससेटिस्फैक्शन था, वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और उनका रूल जो है वो यहाँ की जनता के लोगों को पसंद नहीं आया। और जनरल याहूब खान के नेतृत्व में जो है इस सिस्टम को, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जनरल आयूब खान के कमांड के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब कौन आ गए, आयूब खान ने इसकी लीडरशिप को संभाला। याह खान ने जो है वो इसका सिस्टम जो है पूरा वो संभाला। याह खान होल्ड पावर अंटिल 1971। अब मैं यहाँ पर पूरी टाइमलाइन बताते हुए चलूँ, 1947 मान के चलो इंडिपेंडेंस जब हुआ, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान बनता है, और पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहाँ पर? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले जनरल आयूब खान जो है वो नेतृत्व संभालते हैं। कौन? ये जनरल आयूब खान। उसके बाद ये हैं याह खान।
इन्होंने जो है मिलिट्री लीडर होते हैं यहा खान, ये जो है शासन में आते हैं। कब तक और ये रहते हैं यहा खान? ये 1971 तक रहते हैं, जब तक कि ईस्ट पाकिस्तान और जो वेस्ट पाकिस्तान है ये ख़त्म नहीं हो जाता और एक नए देश के रूप में जो है वो बांग्लादेश का जो है वो निर्माण नहीं होता तब तक। बट हिज लीडरशिप एंडेड आफ्टर पाकिस्तान वॉज डिफीटेड इन दी वॉर विथ इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। कब? इंडिया और पाक का वॉर होता है 1971 में। अब देखो 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉर्मेड एन इलेक्टरल गवर्नमेंट विच वॉज लेटर रिमूव्ड बाय द जनरल जियाउल हक इन 1977। इसके बाद जब 1971 में पाकिस्तान हार जाता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है, तो यहाँ की जो जनता है वो जो है हमारे पुराने लीडर किसको, यहा खान को हटा देती है और किसको नया लीडर बनाया जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं और इनको भी बाद में जो है जनरल जियाउल हक 1971 में जो है वो हटा देते हैं। और अब कौन बन जाता है यहाँ पर, जियाउल हक जो है वो यहाँ के लीडर बन जाते हैं। फ्रॉम 1982 onwards pro democracy movement began leading to the establishment of an elected democratic government in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto who was later replaced by नवाज शरीफ। अब क्या होता है 1982 के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से जो है वो आंदोलन किए जाते हैं। किसके लिए? प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट किया जाता है कि भाई अब यहाँ पर जो है मिलिट्री शासन अब तक था, इसको ख़त्म किया जाए। डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी सक्सेस रेट इसका रहा है, तो अब जो है पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी को लाया जाए, यहाँ की जो मिलिट्री शासन है उसको ख़त्म किया जाए। और 1988 तक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बनती है किसके लीडरशिप में? बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेके आते हैं। लेकिन बाद में इसे भी रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? नवाज शरीफ जो हैं उनके द्वारा इसे ख़त्म कर दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनको सत्ता से हटा दिया जाता है और अब कौन है? नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त लीडर के रूप में आते हैं। लेकिन बावजूद इसके नवाज शरीफ को भी वापस से रिमूव कर दिया जाता है किसके द्वारा? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो 1999 में जो है वो नवाज शरीफ को भी ख़त्म कर देते हैं, सत्ता से हटा देते हैं और ये कुर्सी को संभालते हैं। इसके बाद आप देखो 2005 में जो है मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट बट वॉज लेटर रिमूव्ड बाय द कोर्ट। अब 2005 में क्या होता है, ये जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ इनकी खामियां होती हैं, कुछ इनके ऐसे कार्य होते हैं जिसकी वजह से जो है इनको यहाँ की जो कोर्ट है वो रिमूव कर देती है, इनको प्रेसिडेंट के पद से जो है वो हटा देती है। अब इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे मिलिट्री शासन रहा और कैसे जो लीडर हैं वो आते थे और दूसरी जो लीडर हैं वो उनकी कुर्सी से हटा देते थे, फिर उस लीडर को भी दूसरी कुर्सी से हटा दिया जाता था, दूसरे जो लीडर आता था पॉपुलर वो हटा दिया जाता। तो जो मिलिट्री सिस्टम होता है इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश रहे, कि वो एक टाइम पीरियड तक बनी रहे। जो पावरफुल लीडर आया और अगर उसके पास कैपेसिटी है, जनता का सपोर्ट है, तो वो जो लीडर है उसको हटा सकती है। और यही काम जो है वो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री शासन था, मिलिट्री शासन उसके अंदर हो रहा था कि बार बार जो है वो नए लीडर आ रहे थे और नए लीडर जो है उसको रिप्लेस कर रहे थे, पुराने लीडर को ख़त्म करके नया लीडर जो है वो पाकिस्तान के अंदर डोमिनेट कर रहे थे और गवर्नमेंट में आ रहे थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि वाई डेमोक्रेसी सिस्टम हैज़ नॉट बीन स्टेबल इन पाकिस्तान, या फिर
पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो क्यों इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो उसके कुछ रीज़न हैं, जैसे सबसे पहला कि सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री का जो है वो सोशल डोमिनेंस होता था। यहाँ के जो क्लेरजी लोग थे, यानी कि जो चर्च के बहुत ज़्यादा अभिजात वर्ग के लोग थे, पादरी थे, इनका शासन यहाँ पर होता था। इसके अलावा लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी थी किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि जो बड़े बड़े अभिजात वर्ग थे, बुर्जुआस जो लोग थे, जमींदार लोग थे, उनकी मोनोपोली जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहती थी। जिस वजह से क्या किया जाता था कि हमेशा ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी वो किस में तब्दील हो जाती थी, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसको एक मिलिट्री रिजीम्स में जो है वो तब्दील कर दिया जाता है था, उसको बनाया जाता था, मिलिट्री रिजीम्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। इन सब की वजह से, किसकी वजह से, मिलिट्री जो थी वो सोशल डोमिनेंस करती थी। यहाँ के जो पादरी लोग थे, क्लेरजी जो वर्ग या क्लास के लोग थे वो, इसके अलावा लैंड ऑनिंग जो एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर थी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर ज़मींदार लोग थे, उनकी जो मोनोपोली है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी। इस वजह से यहाँ पर जो है मिलिट्री रिजीम्स बार बार जो है वो लागू होती थी और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती थी उसको बार बार उखाड़ फेंका जाता था। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया, इसके अलावा हमेशा जो है जब से हम चाहे वो 1948 का वॉर को लेकर 1999 के वॉर या 2014 का वॉर या अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो ये हमारी जो आज़ादी है, आज़ादी से लेकर वर्तमान तक इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है वो कंटिन्यूसली होता रहा है समय समय पर। इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थी उसको काफ़ी पावरफुल बनाया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हम जो है वो अगर मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम वॉर को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जीत जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर जो है मिलिट्री ग्रुप्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश पाकिस्तान की हमेशा से रही है। इसके अलावा ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इस्लामिक टेररिज्म है इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया गया कि भाई जो टेररिज्म है ये पूरी तरीके से इस्लामिक हो गया है, यानी एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के या फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो पूरा एरिया है ये एक तरीके से टेररिज्म को प्रमोट करता है, इसीलिए इसे ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म बताया गया है। इसके अलावा ये जो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर की पॉसिबिलिटी है, ये जो इस्लामिक टेररिज्म हुए, अब इन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए न्यूक्लियर का भी जो है वो पावर जो है इनके हाथों में आने लगी धीरे धीरे। हैंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इनके पास ऐसा माना जाने लगा कि न्यूक्लियर की जो पॉसिबिलिटी है वो भी इन ग्रुप्स के हाथ में आ रही है, जिससे जो है यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि ये वॉर के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में और क्या बोलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना डोमिनेंस फैलाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो टेररिज्म के फील्ड हो या फिर मिलिट्री सिस्टम हो, इनके लिए। तो ये वो तमाम कारण हैं जिस वजह से यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो फेल्ड रहा है, कभी भी यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। अब हम समझते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अब हम बांग्लादेश को देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी कैसे आई और कैसे यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम को उखाड़ फेंका गया और यहाँ की कंट्री में जो है वो एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाई गई और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया, किससे? पाकिस्तान से, और यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी को लाया गया। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो बांग्लादेश है ये किसका हिस्सा था? ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा था। किसका? ये देखो मैप में आपको दिख रहा होगा कि 1947 के बाद जो है या फिर 47 से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा, ये बांग्लादेश इस साइड पर, और ये वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये दोनों ही जो है वो पाकिस्तान के पार्ट थे। कब तक? 1971 तक।
उसके बाद जो है वो नया बांग्लादेश एक कंट्री के रूप में निकलकर हमारे सामने आता है। ये जो बांग्लादेश है, यहाँ पर बंगाल और आसम के लोग काफ़ी थे, क्योंकि इसको जब बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के दौरान, तो बंगाल और आसम के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होती थी, यहाँ के जो लोग थे वो उर्दू नहीं बोलना चाहते थे, डिड नॉट वॉन्ट टू यूज़ उर्दू एज अ देयर लैंग्वेज। यहाँ के जो लोग थे, अब बंगाल और आसम के जो लोग हैं वो अपने कल्चर, अपनी जो लैंग्वेज है उसको वो प्रमोट करते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर जो है कोई दूसरी भाषा जो है वो थोपी जाए, या कोई दूसरी कंट्री का जो कल्चर है वो इनको ज़बरदस्ती थोपा जाए। ये अपनी कल्चर, अपने रिचुअल्स को भी बनाए या फिर बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन बावजूद इसके जो पाकिस्तान की सरकार थी वो इनके ऊपर जबरन जो है वो उर्दू थोपती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक ही लैंग्वेज उर्दू, और वहाँ के जो कल्चर है वो यहाँ के लोगों को थोपी जा रही थी। अब इस वजह से क्या हुआ, दे बिगेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। अब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बड़े लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी जो लैंग्वेज है या उनके जो कल्चर हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप जो है वो किसी के कल्चर, लैंग्वेज, उनके जो प्रेस्टिजियस है, वैल्यू हैं, उनको आप ऐसे जबरन ख़त्म नहीं कर सकते, उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अब इसका परिणाम क्या होता है, द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश का जो एरिया है वो वाला जो पाकिस्तान है, उन्होंने ऑटोनमी का डिमांड किया। अब हम यहाँ पर ये जो ऑटोनमी का डिमांड हुआ, तो ये ऑटोनमी जो वर्ड है ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑटोनमी को आप अगर 12th में ही समझ लें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि ऑटोनमी जो है, जब आप नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी हमारी स्टेट हैं, यहाँ पर हमेशा से जो है वो ऑटोनमी की मांग होती रही। तो ऑटोनमी मतलब ये होता है कि ये जो कंट्री है, यहाँ पर इनके रिचुअल्स, इनके कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनकी एक स्पेसिफिक फीचर्स हैं इनके कुछ, जिसके ऊपर आप जो है डोमिनेंस नहीं कर सकते। कोई दूसरी जो कंट्री है या गवर्नमेंट है, इनके ऊपर जो है वो शासन नहीं कर सकती। भले शासन तो आपका रहे, वो है, लेकिन ये अपने जो स्टेट है उसके अंदर फुल ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, आप इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे कायदे कानून, हमारे रूल खुद के होंगे, ना कि आपके। भले हम आपका पार्ट हैं, हम आपका हिस्सा हैं, लेकिन हम अपनी जो स्टेट है उसके अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप किसी भी प्रकार से जो है हमारे ऊपर कोई नया रूल, नियम या लॉ जो है लागू नहीं कर सकते। अगर आपको लगाना भी है, हमारे ऊपर कुछ रूल रेगुलेशन लाना भी है, तो आपको हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है हमारे क्षेत्र के अंदर जो है आपका कोई कानून लागू हो सकता है। इसी तरीके से जब हम इंडिया की नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ जो हैं, ये वाला हिस्सा, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर समय समय पर ऑटोनॉमी को लेकर डिमांड हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे 370, 371, 371 बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करके ये जो आर्टिकल्स हैं, ये किसकी डिमांड पूरी करते हैं? ये इसी ऑटोनॉमी की डिमांड को पूरी करते हैं। और यहाँ की जो स्टेट हैं, इनको कुछ कुछ जो है वो स्पेशल प्रोविज़न जो है इनको दिए गए हैं, वो इसी ऑटोनॉमी को लेकर। तो अब क्या हुआ, इस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान जो था वो डिमांड करने लगा ऑटोनॉमी की, कि भाई जो ये पाकिस्तान का रूल है, ये हमारे जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। ये जो है अननेसेसरी थिंग्स जो है वो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, नए नए रूल लागू कर रहे हैं, नए नए जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर ज़बरन थोप रहे हैं, और हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और अब हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दूसरी सरकार जो है वो अपना रूल जो है वो स्थापित करे और अपनी जो हुकूमत है वो हमारे कंट्री के ऊपर जो है वो लागू करे। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, किसके लीडरशिप में? यहा खान के लीडरशिप में। इन्होंने क्या किया, इस डिमांड को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हम आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऑटोनॉमी नहीं देंगे।
अब इससे क्या हुआ, द पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल, 1000 वेयर किल्ड बाय द आर्मी। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था बंगाल में, तो यहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडर थी, जो सेना थी, उन्होंने इस मास मूवमेंट को दबाने का प्रयास किया कि ये जो मूवमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, उसको दबाया जाए और हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है ये बना रहे और जिस तरीके से शासन चल रहा है वैसे चला जाए। और इसके चलते में कई हज़ार लोगों को जो है वो मारा गया। अब इंडिया की एंट्री होती है इसके अंदर। इंडिया ये सब चीज़ें देख रहा था कि भाई ये तो पूरी तरीके से अनजस्टिस है और अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड। अब इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड थी एटॉनमी की, उसको इन्होंने सही बताया और इसका इन्होंने सपोर्ट किया और पाकिस्तान को बताया, इनको कहा कि भाई अगर ये डिमांड कर रहे हैं स्वतंत्र होने की, एटॉनमी की मांग कर रहे हैं, तो आपको इसको पूरा करना चाहिए और उनको एज आ फ्री या फिर एक एटॉनमिक स्टेट घोषित करना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान फॉर इंडिपेंडेंस एंड हेल्पेड देम फाइनेंशियल एंड मिलिट्री। अब इनकी एटॉनमी की मांग को लेकर जो इंडिया है वो पूरी तरीके से इनकी सपोर्ट करता है। किस लिए, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंस कराने के लिए, और इनको फाइनेंशियली और मिलिट्री दोनों तरीके से वो हेल्प करता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, वॉर होता है। वॉर किसके बीच में होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिसंबर 1971। इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है और ये वॉर रुकता कब है, सरेंडर कर देता है जब पाकिस्तान फोर्स जो है वो इंडिया के सामने घुटने टेक देते हैं और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक बांग्लादेश, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो है वो निकलकर सामने आती है। तब जो है ये इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो है वो एंड होता है और एक नए कंट्री या एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में एक बांग्लादेश बनकर सामने आती है। अब बांग्लादेश जो है वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाता है, ड्राफ्ट करता है, जिसके अंदर वो डेमोक्रेटिक सेटअप को अपनाता है। यानी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में और एक बांग्लादेश एक्चुअल में बांग्लादेश बना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, तो उसने अभी तक जो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में उसकी पहचान थी और यहाँ पर जो है मिलिट्री शासन था, अब इसने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इसने जो है वो डेमोक्रेसी को अपनाया। लेकिन बाद में शेख मुजिबुर रहमान जो हैं वो आते हैं सत्ता में और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यहाँ पर अपनाते हैं और जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ पर होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। केवल एक ही पार्टी, अवामी लीग, केवल एक ही पार्टी यहाँ पर बनाते हैं, अवामी लीग को, यही एक पार्टी होती है। बाकी सभी पार्टी जो अभी तक यहाँ पर मौजूद थी उन सबको ये ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से बांग्लादेश में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है। कहाँ से, मिलिट्री जो शासन होती है, मिलिट्री शासन से डेमोक्रेसी तक ये इनका सफ़र होता है। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजिबुर रहमान, military ruler Ziaur Rahman formed his own party on the election in 1979। अब क्या होता है, शेख मुजिबुर रहमान की जब हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान। अब जो है वो जियाउर रहमान जो है वो एक खुद की अलग पार्टी बनाते हैं और अब जो है वो इलेक्शन के द्वारा 1971 में बांग्लादेश के नए जो प्रेसिडेंट कहें या फिर नए पीएम कहें या एक लीडर कहें, उसके रूप में सामने आते हैं। कौन, अब ये रूल करते हैं जियाउर रहमान। लेटर जियाउर रहमान वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड एंड लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद टूक ओवर पावर। अब क्या होता है, जियाउर रहमान को भी जो है वो असैसिनेट कर दिया जाता है, इनकी भी हत्या कर दी जाती है और अब बांग्लादेश के जो नए लेफ्टिनेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, HM इरशाद। और ये जो है ये यहाँ की पूरी पावर अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन
मास पब्लिक प्रोटेस्ट फोर्सेड इरशाद टू स्टेप डाउन इन 1990 में क्या होता है कि मास पब्लिक प्रोटेस्ट होता है और इरशाद को भी सत्ता से हटा दिया जाता है। और नया इलेक्शन होता है कब? 1991 में। इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1991 सिंस द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बिन फंक्शनिंग इन बांग्लादेश। और 1991 में जो है वो नया इलेक्शन होता है, किसके तौर पर? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बेसिस पर जो है वो नया इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं। और अब बांग्लादेश में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बेस पर जो है मल्टी पार्टी इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जाने लगे और यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को अपनाया गया।